हेलो गाइस, आज है हमारा पार्ट 3 200 मिसलेनियस क्वेश्चन का। आज है पार्ट 3। आपको मैं जैसे कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डिलीवर किया, लेकिन आज का वीडियो उनसे थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि उन दोनों वीडियो में 20 क्वेश्चंस था, लेकिन इस पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चंस रखा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है, गोटीपुआ dance recently seen in the news is a traditional dance form of which state? तो आपको बताना है कि गोटीपुआ डांस किस स्टेट का एक फोक डांस है। क्या केरला का है? क्या केरला का है? अबे यार, देखिए देखना, केरला का है क्या, या फिर कर्नाटका, या फिर उड़ीसा, या फिर तेलंगाना? तो जल्दी बताएंगे। तो केरला का डांस पहले देख लेते हैं, जो कि थिरुअट्टम और एट्टम वाला सारे केरला का है। ओके, आपको ये भी ध्यान में रखना है। और उसके साथ एक है पड़यानी। पड़वानी कहाँ का है? पड़वानी है छत्तीसगढ़ का, और पड़यानी यह है केरला का। एंड उसके बाद देखिए कर्नाटक का है यक्षगान, बहुत ज़्यादा फेमस है यक्षगान। और उसके बाद उड़ीसा, गोटीपुआ उड़ीसा का हो जाएगा। एंड तेलंगाना, तो तेलंगाना का एक हो जाएगा बोनालू एंड अलाई बलाई। ओके, आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो होगा शायद वाइट स्क्रीन पे, तो मैं देखता हूँ कौन रेड कलर हो जाएगा। बस रेड कलर हो रहा है। तो आपको याद हो गया केरला का क्या हो गया, थिरुअट्टम पड़यानी। एंड अलग सारे आइटम भी केरला का हो जाएगा। कर्नाटक का यक्षगान। एंड गोटीपुआ हो गया अपना आंसर उड़ीसा का। एंड तेलंगाना का बोनालू एंड अलाई बलाई। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तिलैया डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज बिल्ट ऑन व्हिच रिवर? आज थोड़ा सा मैंने करंट अफेयर का पोर्शन भी रखा है, शायद आप क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वो भी देखने को मिल सकता है। तो बताइए तिलैया डैम किस रिवर के ऊपर है? किस रिवर के ऊपर? क्या भाखरा रिवर? यस, आंसर है बाराकर रिवर। अच्छा, और भाखरा जो डैम है ना, वो नर्मदा मतलब वो सतलुज के ऊपर है। भाखरा नगर डैम बोलते हैं उसे, वो है सतलुज नदी के ऊपर। और बराकर पे ऊपर है तिलैया डैम। ओके, उसके बाद कोयल रिवर के ऊपर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। एक है कुटकू डैम। ओके, और नर्मदा के ऊपर आप सबको पता होगा, बहुत ही ज़्यादा फेमस है सरदार सरोवर डैम। ओके, तो अपना आंसर हो गया बराकर रिवर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ टीएल कार्बन रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़? ये भी एक करंट अफेयर का पोर्शन है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, ये कभी भी आ सकता है। तो टीएल कार्बन किससे रिलेटेड है? क्या कार्बन स्टोर्ड इन द फॉरेस्ट, ये होगा क्या? तो कार्बन स्टोर्ड इन द फॉरेस्ट, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ओके, और कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेल्थ, यही वेटलैंड्स, यही हो जाएगा आंसर। अपना आंसर हो जाएगा कार्बन स्टोर्ड इन नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, जिसे बोलते हैं टेल कार्बन। ओके, और कार्बन स्टोर इन ओशन के पानी ब्लू, तो ब्लू कार्बन बोलते हैं। कार्बन स्टोर इन द सॉइल, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ग्रीन कार्बन। कार्बन स्टोर इन द सॉइल या फिर प्लांट, दोनों को ही बोला जाता है ग्रीन कार्बन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट चलते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ गीतांजलि? फटाफट बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीतांजलि कौन लिखे हैं? आंसर हो जाएगा पहले तो रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने और क्या क्या लिखे हैं? एक है इनका काबुलीवाला, बहुत ही ज़्यादा फेमस है काबुलीवाला। हाँ, उसके साथ इनका और एक है पोस्टमास्टर। ओके, ये दोनों हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी का। उसके बाद हम देखेंगे अरविंद आडिगा, ये क्या लिखे थे? ये लिखे थे द वाइट टाइगर। उसके साथ एक सिलेक्शन डे,
सिलेक्शन डेज। उसके बाद हम देखेंगे APJ अब्दुल कलाम जी का, इनका एक ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी का, इनका देखेंगे हम, इनका क्या था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का था माई कंट्री माई लाइफ। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं अपने कंट्री का। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, ये किसका था, लाल कृष्ण आडवाणी जी का। हो गया, तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया रविंद्रनाथ टैगोर जी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल। पहले तो बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु पे। और इसे बनाए कौन थे, इसे बनाए थे राज राजा प्रथम रे चोला रूलर थे, राज राजा प्रथम जिन्होंने बनाए थे बृहदेश्वर टेम्पल। ओके, अभी देखते हैं राजेंद्र वन, इन्होंने कौन सा टेम्पल बनाए थे। इन्होंने एक बनाए थे गंगाई कोंडा चोलाई, सॉरी रुके, मतलब थोड़ा अजीब सा नाम था, गंगाई कोंडा चोली, गंगाई कोंडा चोली स्वरर, स्वरर टेम्पल ऐसे कुछ। आप याद रखो, गंगोई गंगोई कोंडा आप याद रखो, हो जाएगा गंगोई कोंडा टेम्पल। ओके, उसके बाद विजय चोला, इन्होंने तो पूरा टाउन ही इस्टेब्लिश कर दिया तंजौर। जो आप पढ़ते हो ना, जो टाउन है अपना तंजावुर टाउन तमिलनाडु का, ये पूरे के पूरे यही इस्टेब्लिश किए थे विजयवाला चोला जी ने। ओके, और इन्होंने भी एक टेम्पल इस्टेब्लिश किए थे, इन्होंने भी एक टेम्पल इस्टेब्लिश किए थे जिसका नाम था निशुंभ सुदिनी टेम्पल। ओके, अभी अपना आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया राज राजा वन। ओके सॉरी, हो गया राज राजा वन। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हिच स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। इससे आसान क्वेश्चन में नहीं दे सकते। सबसे छोटा कोस्ट लाइन किसका है, गुजरात का है क्या, गुजरात का है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा स्टेट में से। अंडमान निकोबार है वे है लार्जेस्ट, लेकिन ये यूटी में से, और ये सबसे बड़ा है। वो यूटी हो या स्टेट हो। और गोवा का हो जाएगा सबसे छोटा, पुडुचेरी हो जाएगा सबसे छोटा, यूटी में सबसे छोटा कोस्ट लाइन इसका है। तो अभी हम देख लेते हैं, पहला है गुजरात जो कि बिगेस्ट, पुडुचेरी जो कि है स्मॉलेस्ट, लेकिन यूटी, अंडमान निकोबार बिगेस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा, और गुजरात स्टेट में सबसे ज़्यादा बड़ा, और गोवा हो जाएगा अपना आंसर जो कि छोटा है सबसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ विनेगर। जैसे कि अपना नाम होता है ना, अपना एक आपको एक नेम से बुलाते हैं सारे लोग, लेकिन आपका असली नाम वो नहीं होता। आपका जो स्कूल नेम होता है जिसे बोलते हैं वो अलग होता है। उसी तरह विनेगर का स्कूल नेम क्या था, क्या बता सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट था क्या, सॉरी सोडियम बायोकार्बोनेट था क्या। तो सोडियम बायोकार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसको क्या बुलाते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ओके, और इसका स्कूल नाम था सोडियम बायोकार्बोनेट। अभी एसिटिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड होगा, यही होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को ही विनेगर हम बोलते हैं क्या। और कैल्शियम कार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं, ये है लाइमस्टोन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और साइट्रिक एसिड ये कहाँ पे है, ये फ्रूट्स पे आपको मिल जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये पे वो आपको ही मिल जाएगा साइट्रिक एसिड। अपना आंसर हो गया एसिटिक एसिड, जिसे बोलते हैं विनेगर। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत टाइम जा रहा है। हु इनिशिएटेड ओइडो रीमैरेज इन द ब्राह्मण सोसाइटी ऑफ केरला। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं देता, लेकिन आपको याद रखना है कहाँ पे इनिशिएट हुआ था, केरला पे, इसलिए मैंने ये रखा है। तो किसने किए थे, महात्मा गांधी जी, वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए थे जब हुआ था 1956 में। क्या दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी वहाँ से उनको हेल्प किए थे, लेकिन वो रियल नहीं थे। क्या डलहौसी जी, ये तो उसे पास किए थे, उस एक्ट को, ओइडो रीमैरेज एक्ट को इनका टाइम पे आया था, पास हुआ था, मतलब आया था। ओके, डलहौसी के टाइम पे आया था, क्या आया था, ओइडो रीमैरेज एक्ट आया था, लेकिन इनिशिएट किसने किए थे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। उनका ही बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है ओइडो रीमैरेज एक्ट में। पंडित
ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म। इंडियन इकोनॉमी रिफॉर्म के बाप मतलब फादर कौन है? क्या प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या डॉक्टर सर एम विश्वेश्वरैया, क्या नरसिम्हा राव जी? तो कौन थे? तो इसका आंसर पहले मार देता हूँ, नरसिम्हा राव जी। अभी देखते हैं ये तीनों लोग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एम विश्वेश्वरैया जी ये कौन थे? ये थे फादर इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग का। इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग का ये फादर थे एम विश्वेश्वरैया जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये भी किस चीज़ का फादर थे? फादर ऑफ लिबरलाइजेशन। फादर ऑफ लिबरलाइजेशन कौन थे? ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। सर एम विश्वेश्वरैया जी थे इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग के फादर। और प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगर आप 5 ईयर प्लानिंग पढ़ोगे तो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग इनके ही नाम के बेस ही था। इनके ही नाम आप पढ़े हो ना, महालनोबिस मॉडल, इनके ही मॉडल पे बेस था। तो ये इन्हें किस चीज़ का फादर बोला जाता है? तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अपना आंसर क्या हो गया? अपना आंसर हो गया नरसिम्हा राव जी, जिन्होंने 1991 से लेकर 95 तक प्रधानमंत्री मतलब पीएम थे इंडिया का। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट बताएंगे भाई, बहुत ईजी है। पहले बता दीजिए नाबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया, इसे मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। हाँ, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यही हो जाएगा। ओके, तो अपना आंसर हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करना नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन है? अरावली मार दो क्या? ये नहीं होगा, क्योंकि ये होगा इंडिया का। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन हो जाएगा अरावली, लेकिन ये वर्ल्ड का नहीं होगा। क्या हिमालय होगा? नहीं, इसे तो पहले ही काट लो, क्योंकि ये यंगेस्ट है। आप सबको पता है वर्ल्ड का यंगेस्ट जो फोल्ड माउंटेन है वो है हिमालय। तो इसका आंसर क्या जो हो जाएगा? पहले तो इसका आंसर हो जाएगा बार्बटन माउंटेन्स। ओके, अभी देखेंगे माउंट एल्ब्रोस। माउंट एल्ब्रोस है यूरोप का हाईएस्ट पीक। यूरोप का हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रोस। अरावली हो जाएगा इंडिया का ओल्डेस्ट, एंड अपना आंसर हो जाएगा बार्बटन माउंटेन्स। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। क्या रेड मुलेट, ये दोनों काट दो। पहले देखो, अपना आंसर होने वाला है गंगेस रिवर डॉल्फिन, क्योंकि गंगा नदी हमारा यहाँ पे ज़्यादा फ्लो करता है। और इंडस कहाँ पे फ्लो करता है इंडिया के सिवा? पाकिस्तान में, ओबीसी बात से। तो पाकिस्तान का जो एक्वाटिक एनिमल है नेशनल, वो है इंडस रिवर डॉल्फिन, और गंगेस रिवर डॉल्फिन अपना है इंडिया का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डिड टाटा स्टील स्टार्ट इन इंडिया। तो टाटा स्टील जो है वो कब इंडिया में स्टार्ट हुआ था? आप 1912 बहुत लोग मारेंगे, लेकिन यहाँ पे वो प्रोडक्शन करना शुरू किए थे। स्टील, और अपना आंसर हो जाएगा 1907 में ही टाटा स्टील इंडिया में स्टार्ट हुआ था। और 1905 में तो आपको पता है बंगाल पार्टीशन, और 1906 में मुस्लिम लीग, और कुछ ही नहीं है यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और सर्वेंट सोसाइटी 1905। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ इंडियाज नेशनल स्पोर्ट। अभी आप में से बहुत लोग हॉकी मारेंगे, लेकिन मैं मारूंगा नॉन ऑफ दिस। क्यों मारूंगा? क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स तो इंडिया का हॉकी माना जाता है, लेकिन डिक्लेयर्ड नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको मानना है। देखो, आपको हॉकी देगा या फिर नॉन ऑफ दिस देगा, तो आपको हॉकी देगा तो हॉकी मार देना, नहीं तो नॉन ऑफ दिस मारना। वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे तो हम देख ले तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस ही आंसर होने वाला है मेरे हिसाब से। और हॉकी कहाँ का है? हॉकी पाकिस्तान का है नेशनल गेम। फुटबॉल कहाँ का है? फुटबॉल तो बहुत सारे जगह का है, लेकिन आप याद रखो, पहले तो ब्राज़ील अर्जेंटीना, एक ब्राज़ील अर्जेंटीना, उसके साथ जर्मनी, ऐसे बहुत सारे। कबड्डी कहाँ का है? कबड्डी बांग्लादेश का है।
कबाड़ी बांग्लादेश का है। ओके, अभी मैं दिखाता हूँ आपको सारे के सारे और कुछ भी। देखिए आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यूबा का है बेसबॉल, क्यूबा का है बेसबॉल, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, बांग्लादेश का कबड्डी, भूटान का आर्चरी, कनाडा का आइस हॉकी, चाइना का पिंग पोंग बोलते हैं लेकिन उसे बोलते हैं टेबल टेनिस, इंग्लैंड का क्रिकेट, ईरान का रेसलिंग, जापान का सुमो रेसलिंग। डी फैक्टो क्या है पता है? डी फैक्टो जो है यह है ओल्डेस्ट, यह है ओल्डेस्ट, और इंडिया का भी डी फैक्टो मतलब ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट है इसीलिए हम इसे हमारे हॉकी को मानते हैं। जापान में ओल्डेस्ट है इसलिए सुमो रेसलिंग को मानते हैं। लेकिन जापान और इंडिया का, ये दोनों का, जापान और इंडिया ये दोनों का डिक्लेयर्ड नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है। क्या आपको यह पता था? पहले नहीं पता था? फटाफट लाइक करिए। देखिए डी फैक्टो का मतलब होता है कि कोई डिक्लेयर नहीं होता, गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। ये बस हमने मान लिया क्योंकि यह पहला गेम है, सबसे पुराना गेम है हमारे यहाँ, तो हमने मान लेते हैं। और इंडोनेशिया का बैडमिंटन, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द मणिपुरी फॉर्म ऑफ डांस? कौन सा नहीं है? पहले मणिपुरी का तीन फॉर्म देख लेते हैं। पहला है लाई हरबा, उसके बाद है एक संकीर्तन, उसके बाद है रासलीला। अभी तो आपका आ जाना चाहिए। लाई हरबा काट दो, रासलीला काट दो। अभी जागोई या नृत्य, जागोई भी उससे एसोसिएटेड है, लेकिन नृत्य कहाँ से एसोसिएटेड है? यह है भारतनाट्यम से एसोसिएटेड नृत्य। तो ओके, तो अपना आंसर कौन सा होने वाला है? अभी तो आंसर दे दो। तो अपना आंसर हो जाएगा नृत्य, क्योंकि ये भारतनाट्यम से एसोसिएटेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज़ द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर? अभी इंटरनेशनल से भी पूछा जाता है, इंटरनेशनल राइटर, तो हम ये भी देख लेते हैं। हैरी पॉटर को किसने लिखा था? हैरी पॉटर, तो इसे कौन लिखे थे? क्या रुडयार्ड किपलिंग? ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये कौन सी बुक के लिए फेमस है? दी जंगल बुक। जंगल क्या गाना था, सोच भुलाए मुगली आया है ना, क्या वो मुगली वाला था ना, वो जंगल बुक इन्होंने ही लिखा था। और आर.के. नारायण जी बहुत ज़्यादा फेमस है, इनका तो आपको पता होना चाहिए। मालगुडी डेज बहुत ही ज़्यादा पूछता है ऐसे, मालगुडी डेज। उसके साथ इनका है द गाइड, ये दोनों इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो आपको भूलना ही नहीं। किनका? आर.के. नारायण जी का। और लास्ट में आता है रॉबर्ट, ओके लिखा है, लिया मिटाना पड़ेगा, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इनका भी एक क्वेश्चन किताब है, पूछा आता है थोड़ी बहुत, जो है चिल्ड्रंस क्लासिक ट्रेजरी, जगह ही नहीं बता, ट्रेजर आइसलैंड, चिल्ड्रंस क्लासिक ट्रेजर आइसलैंड आप लिख सकते हो, फटाफट लिख लो। तो एक ही बचा अपना आंसर, क्या है? जोनी रोलिंग। हैरी पॉटर कौन लिखे थे? जोनी रोलिंग। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। हु इज ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्राइब इन इंडिया? इंडिया में जो ट्राइब है उन, तो इस पेयर आपको करना है कि कौन सा ट्राइब कहाँ से है और कौन सा गलत है इसमें, उसे आपको पहचानना है। मुंडा ट्राइब क्या ईस्टर्न इंडिया, छोटा नागपुर वैसे कि उड़ीसा रीजन, छत्तीसगढ़ रीजन यहाँ पे है, ये सही है। क्या एरुलार ट्राइब कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में है, ये भी सही है। क्या सर्पा ट्राइब वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, सर्पा वही है, ये भी सही है। तो अपना आंसर हो जाएगा टोडास, सेंट्रल एशिया में नहीं है। तो टोडास कहाँ पे है? ये भी है तमिलनाडु एंड नीलगिरी रीजन में, नीलगिरी एंड तमिलनाडु के रीजन में आपको टोडा ट्राइब मिल जाएंगे। तो आंसर अपना क्या होगा? अपना होगा ये प्यार गलत हो जाएगी, टोडा सेंट्रल एशिया में, इंडिया में नहीं मिलते, तो ये गलत हो जाएगा। तो अब ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच ट्रीटी वाज साइंड इन सेकंड एंग्लो मैसूर वार? अभी आपको सारे ट्रीटी करवा देता हूँ। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटी है जिससे मुझे आपको कराना है, तो कर देते हैं। पहले तो ये जो सेकंड एंग्लो मैसूर हुआ था ना, यहाँ पे कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था। ओके, और अभी देखेंगे श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी, ये कब साइन हुआ था? ये साइन हुआ था
थर्ड वाला जो एंग्लो मैसूर हुआ था वहाँ पे साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। उसके बाद है ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये कब साइन हुआ था, ये फर्स्ट वाला। तो आपको याद होगा ये फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, ये सेकंड एंड ये थर्ड, तीनों के तीनों हो गया। तो एक बचा, ये तो अलग हो गया, इसे तो हमने अलग कर दिया इन तीनों से। ये है फर्स्ट एंग्लो लेकिन मैसूर नहीं, मराठा। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में ट्रीटी ऑफ सूराट साइन हुआ था। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अपना आंसर हो गया ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी केव्स आर इन एलोरा केव्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो एलोरा जो कि इंडिया का सबसे बड़ा केव है, तो वहाँ पे कितना केव है, सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा नंबर 34 केव। तो ये तीनों मैंने क्यों रखा है, 17, 12 एंड 5 है जॉइन केव्स, एलोरा में ही है। जॉन का केव है 5, 12 है बुद्ध लोग का केव, एंड हमारा हिंदुओं का 17 केव है। तो आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 7, 8, 9, 5, 14, तो आपको मिल जाएगा 34 मिल जाएगा। तो 17 हिंदू, 12 बुद्धिस्ट एंड 5 जॉइनिज्म के केव है यहाँ पे। और अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया 34 केव से एलोरा में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन वाज कालबेलिया डांस इंक्लूडेड इन यूनेस्को। तो यूनेस्को की जो है ना, मतलब एक हेरिटेज लिस्ट, जो कि जिसे हम इनविजिबल वाले अमृत विरासत जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पे कालबेलिया है। और कालबेलिया डांस कहाँ का है अभी बता दीजिए फटाफट। वह है राजस्थान का है कालबेलिया डांस। तो ये कब जुड़ा गया था यूनेस्को में, क्या 2008 में। देखो अरे यार 2008 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार यूनेस्को में इस तरह से डांस को जुड़ा गया था। मतलब कुछ विजिबल चीज़ों को छोड़ के कुछ इनविजिबल चीज़ों को पहले बार अमृत विरासत जो साइट है ना, ये शुरू किया गया था। तो यहाँ पे कौन कौन जुड़ा, किसको, पहले तो आपको याद रखना है रामलीला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वैदिक जाप, और एक भी जुड़ा गया था लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तीनों जुड़ा गए थे पहले 2008 में, और अपना आंसर हो गया 2010। और यहाँ पे जुड़ा गया था छऊ, जो कि बहुत बार पूछा था। छऊ और कालबेलिया दोनों के दोनों 2010 में और बहुत बार पूछा था। और एक भी जुड़ा गया था जो कि इंपॉर्टेंट नहीं। अभी देखते हैं 2016, यहाँ पे योगा, ये भी इंपॉर्टेंट है इसलिए तो मैंने रखा है। 2018 योगा, 2017 में कुंभ मेला, ये भी इम्पोर्टेंट। 2021 में दुर्गा पूजा, ये भी इम्पोर्टेंट। और एक अभी रिसेंट वाला जो है 2023 में रिसेंट वाला गरबा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अभी हम देखते हैं कि कितने हैं, टोटल है 15 जुड़ा जा चुका है। अभी आगे भी कुछ जुड़ा जाएगा। और लाटेस्ट वाला है जो बोला मैंने 2023 में गरबा। ओके, और अपना आंसर हो गया 2010। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पिछले वाला कर दिया क्या, हाँ, हु इज़ द लार्जेस्ट प्लाटू इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा प्लाटू कौन सा है, क्या लद्दाख प्लाटू है। हाँ, लद्दाख प्लाटू है इंडिया का सबसे बड़ा प्लाटू। और दुनिया का सबसे बड़ा है ये वाला, जिसे हम तिब्बतन प्लाटू भी बोलते हैं। किनगाल क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता, लेकिन तिब्बतन प्लाटू पता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लाटू। और पेनिनसुलर प्लाटू ओल्डेस्ट है, और उसी का एक पार्ट है डेक्कन प्लाटू। तो अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया लद्दाख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट खत्म करते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए ग्रैमी अवार्ड। तो पहला इंडियन कौन था जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड पाए थे, क्या अरुंधति रॉय। ये पहले वुमेन जिन्होंने बुकर प्राइज़ पाए थे 1997 को। और इनका बुक का नाम आप बता दोगे जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था, वो था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक। और बिस्मिल्लाह खान जी तो भारत रत्न पा चुके हैं, भारत रत्न से नहीं बजाते हैं, और 2001 में भारत रत्न पाए थे। उसके बाद आगे भानु आतिया, ये तो ऑस्कर वाले पहले ऑस्कर, अब देख सकते हो पहले ऑस्कर भी एक महिला जी ने पाए, पहला ऑस्कर। और कब पाए थे 1983। और किस चीज़ के लिए पाए थे, गांधी मूवी में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किए थे इसीलिए पाए थे। और अपना आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर जी। अपना आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर जी, पहला ग्रैमी अवार्ड पाए थे इंडियन
पहले इंडियन जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड पाए थे और कब पाए थे, 1967 में। ओके, हो गया। और इन्होंने ये क्या बजाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हुइच ईयर डिड द मुस्लिम लीग पास ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग पाकिस्तान। तो कौन सी ईयर में मुस्लिम लीग, अभी आपको मुस्लिम लीग कब फाउंड हुआ था ये भी आपको बताना है, क्योंकि मैंने बता चुका है, इसी वीडियो में बता चुका है। तो कब डिमांड किए थे, आंसर तो पहले हो जाएगा 1940 में मुस्लिम लीग पाकिस्तान के डिमांड किए थे। लेकिन 1938 में भी कुछ हुआ था, हरिपुरा सेशन हुआ था कांग्रेस का। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने डिसाइड किए थे हरिपुरा सेशन। और 1942 सबको पता है, जो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जी। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक किन्होंने की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थे सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में। और क्यों किए थे, क्योंकि वो कांग्रेस से थोड़ा सा दूर हो गए थे, क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट नहीं किया जाता था, मतलब जबकि वो जीत गए थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें सारे के सारे लोग कोऑपरेशन नहीं किए, तो उन्होंने छोड़ दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक एक स्थापना की। ओके, ये सारा हो गया, अपना आंसर हो गया 1940। बहुत बार पूछा जा चुका है, पता नहीं क्यों पूछा जाता है, लेकिन पूछा जा चुका है बहुत बार, तो आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज़ नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है, कब ऐड किया गया था, 10 ऐड किया गया, 10 जो पहले वाला ऐड किया गया 1976 में। और 42nd अमेंडमेंट में 10 वाला ऐड किया गया था, और एक ऐड किया गया 2002 में 86th अमेंडमेंट में। ओके, अभी हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, डिफेंड द कंट्री ये हो जाएगा, प्रिजर्व द कंपोजाइट कल्चरल ऑफ इंडिया ये भी हो जाएगा, तीनों के तीनों हो जाएगा, तो एक नहीं होगा। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एल्डर्स को रेस्पेक्ट ना करो, आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये लिखा नहीं है। रेस्पेक्टिंग एल्डर्स ये लिखा नहीं है कहीं पे भी कि आपको एल्डर्स को रेस्पेक्ट करना है। और इसी तरह से एक पूछा था वोटिंग करना है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी लिखा नहीं गया है। तो ये दोनों लिखा नहीं गया है, और ये दोनों से ही क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है। एक है वोटिंग एंड रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, ये दोनों लिखा नहीं गया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट ग्लैंड इज एनलार्ज इन ए गोइट्री। गोइट्री जब होता है तो कौन से ग्लैंड बड़ा हो जाता है, कौन सी ग्लैंड हो जाता है, ये बहुत ईजी, आराम से बता देंगे। पहली बार एक बार भी आंसर होगा थायराइड ग्लैंड जो हमारे नेक में है, तो वो बड़ा हो जाता है। जो हमारे होता है ना जुकाम में बड़ा हो जाता है, उस तरह से जुकाम में होता है ना जहाँ से, तो वो गोइत्री में बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। इतनी है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द थिनेस्ट बोन इन द बॉडी। बॉडी में सबसे मोटा नो मतलब सबसे पतला बोन्स कौन सा है, बॉडी में सबसे पतला बोन्स कौन सा है, ये हो जाएगा स्टेप्स कहाँ पे है, हो जाएगा ईयर पे, और ये सबसे छोटा भी है। ओके, और फेमर सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है, हमारे जांग में थाई में है, सबसे लार्जेस्ट और सबसे थिक भी है। और थिन हो जाएगा स्टेप्स एंड ईयर में है, सबसे छोटा है। लार्जेस्ट फेमर है जो कि थाई में है। और उसके बाद ये वाला कौन है, ये जो है ये एथमोइड एंड सर्विक। एथमोइड ये कहाँ पे है, ये आई पे है, आँख में है, दोनों आँखों के बीच में। और सर्विक वर्टेब्राए, ये मेरा बस की बात नहीं। और कहाँ पे हम बता देता हूँ, नेक, आप अपने हिसाब से देख लेना। सर्विक कौन सा है, क्या है, मुझे नहीं पता, नेक पे है। ओके, तो अपना आंसर हो गया स्टेप्स, जो कि कान पे है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ज्योतिर्लिंगा। तो आपको पता होगा हमारे इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगा है, जिसका मैंने आगे दिखा रखा है, इसके नेक्स्ट ही स्लाइड में दिखा रखा है। अभी आप यहाँ पे बता दीजिए कौन सा नहीं है। तो अमरनाथ, आंसर हो जाएगा अमरनाथ जी, जो कि नहीं है। कहाँ पर नहीं है, मतलब ज्योतिर्लिंग एक नहीं है अमरनाथ जी। अभी दिखा देता हूँ आपको सारे के सारे ज्योतिर्लिंग। तो ये है 12 ज्योतिर्लिंग जो अपना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। पहला है सोमनाथ जी, जो कि गुजरात में है। दूसरा है मल्लिकार्जुन, जो कि श्रीशैलम में। तीसरा है महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन। ओमकारेश्वर खंड, बैद्यनाथ झारखंड, उसके बाद भीमाशंकर पुणे, उसके बाद रामेश्वरम
तमिलनाडु, उसके बाद नागेश्वर द्वारका, उसके बाद विश्वेश्वर उत्तर प्रदेश, उसके बाद त्र्यंबकेश्वर नासिक, उसके बाद है ग्रीसेश्वर औरंगाबाद एंड लास्ट में केदारनाथ उत्तराखंड। मतलब आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ द टेम्पल कहाँ पे है, ऊपर के साइड नॉर्थ के साइड पे है। ओके, अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, ले लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म होने वाला है बस। वेयर इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन लोकेटेड। देखिए, पहली बात तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, 5 स्टेट से इंडिया टाइम लाइन जो है ना वो जाता है, जो 82 डिग्री है, 82.6 डिग्री शायद है, आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो वो लाइन 5 स्टेट से जाता है। पहला है ये चारों के चारों से जाता है, और एक बच के आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट से वो जाता है, जो कि हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड लाइन 82.6 डिग्री। और तो आपको बताना है कि ये लोकेटेड मतलब फिक्स कहाँ पे है। तो आप सबसे पास किस मतलब सिटी से मतलब उत्तर प्रदेश से जाता है। उत्तर प्रदेश के एक मिर्ज़ापुर, आपने सुना होगा मिर्ज़ापुर कहाँ पे है, थोड़ा सा डाउट हो गया तो ये है उत्तर प्रदेश पे। और मिर्ज़ापुर के बहुत ही निकट से करीब से हमारा स्टैंडर्ड लाइन जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन ये गुजरता है, तो आपको याद रखना है। और ये चारों के चारों स्टेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों स्टेट से भी जाता है और आंध्र प्रदेश से भी जाता है, 5 स्टेट से जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और 2 ही बचा है। व्हिच इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन ओशन। आपको सबको रटा रहता है मारियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशन में वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट साइट, मतलब डीपेस्ट है ये, डीपेस्ट जगह है सबसे मारियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन पे। लेकिन अपना इंडियन ओशन पे तो कोई जगह होगा ना जो डीपेस्ट है, वो है जावा ट्रेंच। क्या है? जावा ट्रेंच। अभी मैंने ये दो रखा है, तो कुछ सोच समझ के रखा होगा। तो पहला है मोलवे होल, ये है आर्कटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट। एंड पुएर्तो रिको ट्रेंच, ऐसा नाम दिया है, मतलब पुएर्तो रिको ट्रेंच, ये कहाँ पे है? अटलांटिक, एक ही बचा, अटलांटिक का हो गया पुएर्तो रिको ट्रेंच, मोली होल हो गया, आर्कटिक का मारियाना हो गया, पैसिफिक का आपको पता है, और जावा ट्रेंच अपना आंसर इंडियन ओशन का जावा ट्रेंच। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन। व्हिच स्पोर्ट इज दीपा कर्माकर नोन एज। दीपा कर्माकर बहुत फेमस है, क्योंकि पहली कोई लेडी थे जो कि जिमनास्ट में 4th प्लेस लाए थे। 4th प्लेस भी कोई नहीं ला पाया था, और एक लेडी ले आए, मतलब जिमनास्ट। तो आंसर हो गया जिमनास्टिक से दीपा कर्माकर पे। अभी ये तीनों में रखा है, तो आपको कुछ तो लिखाऊंगा ना। तो शूटिंग से पहले देखते हैं, 2 में लिखाऊंगा, 2 प्लेयर के नाम बहुत ही फेमस है। अभिनव बिंद्रा जी, अभी इनको ओलंपिक अवार्ड मिला है, अभिनव बिंद्रा जी। उसके बाद और भी एक है जिनका नाम है रही सरनोबत एंड अभिनव बिंद्रा। ये दोनों शूटिंग से बिलोंग करते हैं। आर्चरी से भी 2 दिखाऊंगा। पहले दीपा नहीं होगा शायद, दीपिका कुमारी जी। उसके साथ है अपना अतनु दास। दीपिका कुमारी जी एंड अतनु दास जी। आपको लिखना चाहिए ये सब, मैं तो नहीं लिख पा रहा हूँ ना, हाथ से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है हैंड राइटिंग, नहीं तो मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। और रही पहला, अभिनव जी सेकंड, रही सरनोबत अभिनव बिंद्रा जी। आर्चरी से मैंने बताया दीपिका कुमारी जी, अतनु दास जी। जिम्नास्टिक्स से अपना हो गया दीपा कर्माकर जी। जिम्नास्टिक्स से इतना ज़्यादा नहीं पूछता है तो एक ही नाम पूछता है। और 100 मीटर स्प्रिंट में एक है दूती चांद जी, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। उसके साथ है रचिता। देखो मैं फीमेल का नाम क्यों मिस्त्री जी बहुत अच्छा काम भी करते हैं और दौड़ते भी हैं। तो मैं फीमेल का नाम क्यों लिखा रहा हूँ बार बार, क्योंकि फीमेल का नाम ही पूछता है, क्योंकि मेल तो सब कुछ कर जाते हैं लेकिन फीमेल नहीं कर पाते। तो इसके साथ आज के सारे क्वेश्चन ख़त्म। ये एक खाली स्लाइड है, क्योंकि मुझे लिखना है बाय आपको, और सब्सक्राइब करते नहीं हो, लेकिन मेरा फर्ज है लिखना, मैं तो लास्ट को ही लिखता हूँ, क्योंकि अगर आपको लेक्चर से कुछ सीखने को, न्यू चीज़ जाने को मिला, तभी आप सब्सक्राइब करोगे, तभी तो, क्योंकि मैं तभी तो पहले नहीं बोलता, मैं वीडियो के एंड में ही हमेशा बोलता हूँ, जो ही देखेगा लास्ट तक वही करेगा ना, और लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना ही, चलो।
बाय।